हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ले रहे हैं सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। ठीक है, तो इससे पहले 1 से 14 मैंने करवाए हैं सेक्शंस, और उसके लिए आप प्लेलिस्ट सीपीसी में देख लीजिएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 15 है, ये कहता है कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। इसके आगे आप लिख लीजिए पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बेर एक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट प्रीलिम का भी क्वेश्चन आ जाता है। 2 कीवर्ड हैं, एक मैंने लिखवाया है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और दूसरा कीवर्ड है लोवेस्ट ग्रेड। ठीक है, बेर एक्ट में ही है, उसे भी मार्क कर लीजिए, ये प्रीलिम से रिलेटेड है। क्या कहता है देखो, जो भी सूट है वो वहाँ इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे कोर्ट में जहाँ पे लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंसी हो। ठीक है, every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it। lowest grade का जो कोर्ट होगा वो उसे सूट वहाँ पे इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसकी कॉम्पिटेंसी होगी। यानी कि आप ये नहीं डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में ही अपना सूट को ले जाओ। जितना आपका सूट का लिमिट है उसके हिसाब से जो लोवेस्ट ग्रेड बनेगा, मान लो आपको 10,000 का केस करना है तो जहाँ तक उसकी लिमिट होगी कोर्ट की लोवेस्ट ग्रेड की, उसमें आप इंस्टीट्यूट करेंगे, डायरेक्ट हाईएस्ट ग्रेड वाले में नहीं जाएं। ठीक है, तो सेक्शन 15 अगर मीन्स की बात आती है क्या लिखें तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। Section 15 puts a guidelines upon the institution of suit, that is, suit shall be instituted at first instance only in such a court which is court of lowest grade competent to hear suit। क्यों ऑब्जेक्ट ये इंसर्ट किया गया सेक्शन 15 को, इसका ऑब्जेक्ट जानिए, लॉजिक जानिए। अगर ऐसा ना हो तो मान लो आप हायर ग्रेड्स यानी कि हाई कोर्ट के पास सपोज हायर ग्रेड का कोर्ट है तो वहाँ आप पहुँच जाते हैं अपने सूट को इंस्टीट्यूट करवाने, तो वहाँ पे सूट्स का बर्डन हो जाएगा, बहुत सारे सूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या ऑब्जेक्ट है, कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड्स शैल नॉट बी ओवर बर्डनड विद सूट्स एंड टू अफोर्ड कन्वीनियंस टू पार्टीज and witnesses who may examine by them in such suits, but rule is one of procedure only and not of jurisdiction by court of higher grade that in then is competent to try suit is mere irregularity। यानी कि क्या कहता है, अगर आप ले भी गए तो वहाँ पे इरेगुलरिटी होगी, यानी कि डिक्री नल नहीं होगी, डिक्री इज नॉट नलिटी बट exercise of jurisdiction by court of lower grade then is competent to try it is a nullity as being without jurisdiction। बिना jurisdiction के अगर आप करते हो तो वहाँ पे नल डिक्री होती है। वैसे सूट में जो अगर आप कर देते हो मान ले, इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि ये जो है रूल ये प्रोसीजर को लेकर है, जुरिस्डिक्शन को लेकर नहीं। जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि यहाँ कर ही नहीं सकता था एक कोर्ट ट्राई और आपने वहाँ इंस्टीट्यूट कर दिया, तो वो प्रोसीजर में नहीं है, लेकिन ये सेक्शन प्रोसीजर में आता है। मान लो गलती से आप हायर ग्रेड में कर देते हैं तो वो ऐसी छोटी इरेगुलरिटी होगी, वहाँ पे डिक्री को नल नहीं कर सकते। अगर बिना जुरिस्डिक्शन के आप चले जाते हैं किसी कोर्ट में तो वहाँ पे जो डिक्री है वो नल हो जाएगी। ये सिंपल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बात कहता है। ठीक है, यानी कि ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटी मानी जाएगी अगर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ना करके आप हाईएस्ट ग्रेड के कोर्ट में अपना सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। ठीक है, देयर इज नो प्रोहिबिशन टू ट्राई सूट्स ऑफ लेसर अमाउंट बाय हायर कोर्ट्स। ओके, आगे है सेक्शन 16। उससे पहले सेक्शन 15 के कुछ मीन्स के क्वेश्चंस हैं, उनको ले रही हूँ। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हमने 6-15 में 15 में अभी हम पढ़ के आए और सेक्शन 6 में भी हमने पढ़ा, उससे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है, तो मैं ले लेती हूँ इस वीडियो में भी मेंस राइटिंग के। मीनिंग क्या है, वेयर जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज डिसाइड्स ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट और वैल्यू ऑफ केस। पेक्यूनरी तो इसका मतलब यही है
गूगल में आप अगर पेक्यूनरी का मतलब देखेंगे तो यही होता है अमाउंट या वैल्यू ऑफ केस प्रेजेंटेड बिफोर इट फॉर डिसीजन एडजुडिकेशन, सच काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन नोन एज पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। 2 नंबर का 1 नंबर का मार्क का क्वेश्चन है तो इतना आप लिख सकते हैं। अगर मान लो व्हाट आर प्रोविजंस रिलेटेड टू पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आता है तो 6, 15, 21 का 2, 7 का 11 आप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा साइड में लिखा है कि पहले 1913 का एक्ट था पंजाब कोर्ट्स एक्ट, वो डिटरमाइन करता था जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये स्पेशली प्रोविजन हरियाणा के लिए है, ओके, पेक्यूनरी को लेकर, हरियाणा और पंजाब, क्योंकि पंजाब कोर्ट्स एक्ट किस में आता है, हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, सेक्शन 6 पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ रिलीफ क्लेम्ड एंड नॉट ऑन बेसिस ऑफ रिलीफ गिवन। ठीक है, किस चीज़ पे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती है कि जो आप रिलीफ क्लेम करना चाहते हो उस पे नहीं जिस पे आपको रिलीफ दिया जाता है। वो कोर्ट की पावर होगी या वो सूट का जब फैसला करेगी उसकी पावर है, लेकिन पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का अगर बेस हम माने तो वो रिलीफ क्लेम्ड के ऊपर है, यानी कि आपका जो सूट है उस पे आप कितना रिलीफ मांगते हैं वो अमाउंट या वैल्यू बनेगी। और सेक्शन 15 भी हमने पढ़ा, फॉर अ मैटर कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड विल बी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द केस। इसमें एक लॉजिक है, दिस इज रूल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज टू ब्रिंग सर्टेनिटी टू द पार्टीज वेयर दे शुड फाइल द केस। 15 बताएगा कि उन्हें कहाँ पे पार्टीज को सूट जो है फाइल करना चाहिए। सेकंड है, इट इज़ फॉर कन्वीनियंस ऑफ कोर्ट और सिस्टम बिकॉज हायर कोर्ट आर जनरली बिजी विद एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑल्सो। ठीक है, वही रीज़न बता दिया, ओवरबर्डन ना हो जाए, और उनके पास वैसे ही अपील के काफ़ी केसेस आते हैं तो वो कितने फैसले फिर सुनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ दीज प्रोविजंस, तो मैंने आपको बता भी दिया पहले कि नल्लिटी नहीं होगी डिक्री की, केवल मेयर इरेगुलरिटी है। अगर पार्टी डेलिबरेटली, ये दूसरे पॉइंट को भी बताती है, देखो अगर पार्टी खुद ही ओवर वैल्यू कर देती है और इम्प्रॉपर वैल्यूएशन करती है सूट को, मान लो 10,000 का था वो 20,000 का बना दिया कि भाई इस जुरिस्डिक्शन में आ जाए, तो वहाँ पे देन इफेक्ट ऑफ वायलेशन क्या होगा वो बताता है सर्टेन, ये मीन्स का क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ वायलेशन इसका सेक्शन 15 का। सर्टेन पावर्स आर वेस्टेड इन कोर्ट, द अदर पार्टी इज गिवन राइट टू ऑब्जेक्ट अगेंस्ट लैक ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इवन इफ जजमेंट इज पास्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 15। ये समझिएगा, अगर जजमेंट पास हो जाता है किसको ब्रेक करके, किसको वॉयलेट करके, सेक्शन 15 को, यानी कि लोवेस्ट ग्रेड का था हाईएस्ट ग्रेड का आपने डाल दिया। तो बहुत फेमस केस है हीरालाल वर्सेस कालीनाथ और किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, यानी कि दोनों ही केसेस में ये पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, इसलिए दोनों को लिख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट केस, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो ये ले डाउन किए गए कुछ पॉइंट्स कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज कंसिडर्ड एज टेक्निकल इन नेचर। ठीक है, and it does not goes to the root of case and does not affect the status of decision unless there is failure of justice। सेम बात, यानी कि जो फैसला है उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया डिक्री नल नहीं होती है अगर आप गलती से सपोज हाईएस्ट ग्रेड में चले जाते हैं कोर्ट में अपना फैसला लेकर, तब भी अगर फैसला आ जाए तो वो गलत नहीं ठहराया जाएगा, अनलेस इसलिए किया कि भाई अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तो फिर वो फैसला गलत है ही है, वो तो कोई भी कोर्ट हो। ठीक है, तो वहाँ पे रेमेडीज क्या क्या हैं देखो, इफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज वायलेटेड बाय इम्प्रॉपर वैल्यूएशन। ठीक है, अगर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वायलेट होती है किस तरह से, इम्प्रॉपर वैल्यूएट करके, तो कोर्ट क्या कर सकता है, 2 चीज़ें कर सकता है। यानी कि आपने मान लो वैल्यूएट ठीक नहीं किया, चाहे जानबूझकर चाहे गलती से, तो कोर्ट क्या कर सकता है, या तो रिटर्न कर देगा कि भाई आप ऑर्डर 7 रूल 10 में हम पढ़ेंगे, रिटर्न कर देगा कि आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे इसकी जुरिस्डिक्शन है, या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। सेकंड रेमेडी इज अवेलेबल विद पार्टी हुम पार्टी कैन रेज ऑन ऑब्जेक्शन बिफोर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो
मेंस राइटिंग में अगर ये क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए कि 15 में तो लिखा था लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करना है पार्टी को, लेकिन कर दिया हाईएस्ट ग्रेड में, तब क्या क्या रेमेडीज कोर्ट के पास होंगी, तब आपको ये लिखनी होंगी। 5 नंबर तक आप इसमें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट इफ डिस्पाइट ऑब्जेक्शन कोर्ट डिसाइड द केस। एक और क्वेश्चन है, क्या हो अगर फिर भी जो है ऑब्जेक्शन के बावजूद जो है कोर्ट डिसाइड कर देता है, देन पार्टी कैन रेज द सेम। ये तो अपोजिट पार्टी उठाएगी ना, वो सेम तो गई है, तो पार्टी कैन रेज द सेम इशू बिफोर एपिलेट और रिविजनल कोर्ट इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। तो मान लो फैसला आ गया, तो जो जिसके खिलाफ आया है वो पार्टी अपील या रिवीजन में जाके ये रेज उठा, जो ये इश्यूज हैं इनको उठा सकती है, अगर ये जो नीचे दी गई 3 शर्तें हैं ये तीनों की तीनों सेटिस्फाई करती हैं तब। यानी कि पहली है, ऑब्जेक्शन एज टू पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाज टेकन इन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, की जो ऑब्जेक्शन है वो लिया गया था पहली ही कोर्ट में, फर्स्ट इंस्टेंस में ही हमने ये ऑब्जेक्शन, ये पार्टीज कह रही हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्शन जो है हमने रिगार्डिंग पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पहली कोर्ट में ही, फर्स्ट इंस्टेंस में ही उठा दिया था। एंड यूज हुआ है, यानी कि तीनों सबसिस्ट कंडीशन है, और में आता है, अगर और आ जाता है तो मतलब तीनों में से कोई एक, लेकिन अगर एंड आ रहा है यानी कि तीनों की तीनों साथ सेटिस्फाई करें तभी ये रेज कर सकती हैं। और दूसरी चीज कि टेकन एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी कि इशू सेटल नहीं हुए उससे पहले ही आपने इन मुद्दों को उठाया हो। और तीसरा, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो इस वजह से, ठीक है। यानी कि देखो ये मेंस राइटिंग का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आप आराम से लिख सकते हैं। क्या कहता है देखो, क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या, व्हाट इफ, मान लो आपने ऑब्जेक्ट भी किया, केस चल रहा है और आप ऑब्जेक्ट करते हो कि नहीं इस केस को यहाँ इस वाले कोर्ट में नहीं होना चाहिए, कोई भी रीज़न हो, लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या है सेक्शन 15 का, कि जो ग्रेड है वो हाईएस्ट ग्रेड में है, ठीक है, और लोवेस्ट ग्रेड में हमें जाना चाहिए था, लेकिन ये पार्टी हमारे सामने वाली ये इस कोर्ट में ले आई है, तो हम इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं, तब क्या हो, तो ये तीनों कंडीशन, ये आगे सेक्शंस में है ये तीनों कंडीशन, तो आगे जब आप पढ़ेंगे रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन सेक्शन 21, तो उसमें ये तीनों चीज़ें डिफाइंड हैं। उनमें 3 तरह के कोर्ट से मैं सेक्शन 21 करवाऊंगी, तब आपको दोबारा बता दूंगी, लेकिन अभी 15 से ये रिलेट कर रहा था इसलिए मैंने लिया है। तो 2 क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, और एक सेक्शन 15 को का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं सेक्शन 15 से रिलेटेड। ये इसके आगे आप यहाँ सेक्शन 21 भी लिख सकते हैं, और ये मेंस राइटिंग का क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो जाता है। तो सेक्शन 15 से 3 मेंस राइटिंग के क्वेश्चन और 2 हमने प्रीलिम के क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 16 नहीं ले रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन 16 करवाऊँगी। आप सेक्शन 15 को अच्छी तरह से कीजिएगा, तीनों मेंस राइटिंग के क्वेश्चंस को अच्छी तरह आप लिख लीजिएगा। मैं तो आपको कहूँगी ये इस तरह से, पहला क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन, और सेकंड क्वेश्चन हमने किया कि जो केस है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का, कि फैक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजंस, सेकंड क्वेश्चन, और मीनिंग और ये लॉजिक वगैरह ये एक में, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में जितना भी इसमें से आपको याद आए तो आप इतना लिख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस हमारे मेंस राइटिंग के सेक्शन 15 के कवर हो गए हैं, और आई होप सेक्शन 15 भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे सेक्शन 16 को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।